Dear students, now let us discuss application of Bose-Einstein statistics. And in the application of Bose-Einstein statistics, first we discuss the black body radiation and the photon gas. Black body radiation, which is also called the photon gas. So, first of all, let us see what is a black body. So, a black body is a body that that absorbs the radiation of all wavelengths incidents on it. So, ऐसी बॉडी जो हर तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है, हर तरह की रेडिएशन को, दैट अब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स. सो किसी भी तरह की रेडिएशन है उसमें, जिस भी तरह की अगर हमारे पास वेवलेंथ है, हर तरह की वेवलेंथ को अगर कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, उस बॉडी को हम कहेंगे दैट बॉडी absorbs the radiation of all the wavelength incident on it is called a black body. अब ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, जब हम उसे हीट करेंगे, व्हेन वी हीटेड इट एमिट्स द रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ आल्सो. सो एक तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ब्लैक बॉडी हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, व्हेन वी हीट इट, when heated, it emits the radiations of all possible wavelengths. So ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो डिफाइन करते हैं हमारी ब्लैक बॉडी को. तो फर्स्ट वन इज, it is a body that absorb the radiation of all wavelengths that incident on it, and second one is, when it heated, it emits the radiation of all possible wavelength. One more important point, हमारे पास यहाँ पे एक और important point है जो ये कहता है, in nature no body in this universe is perfectly black. कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स में परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है. हाँ, ऐसे हमारे पास कोई ऐसी बॉडी हो सकती है जो कुछ एक्सटेंट तक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, 90% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और 90% ही रेडिएशंस को एमिट करेगा. लेकिन अगर हम कहें कि 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले और फिर 100% रेडिएशन को एमिट भी करे, उसे हम कहेंगे एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी. सो ऐसी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती यूनिवर्स में. सो ये भी आपको पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है. लेकिन
अब अगर नेचर में इस तरह की परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम ब्लैक बॉडी को स्टडी कैसे करेंगे कि कौन सी बॉडी होगी जो ब्लैक बॉडी होगी। सो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम ब्लैक बॉडी को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम एक हॉलो कैविटी लेते हैं, ठीक है। अब हॉलो कैविटी किस तरह से लेंगे, मैं ड्रा करता हूँ। सो इस तरह से एक हम हॉलो कैविटी लेंगे। इस हॉलो कैविटी के अंदर एक नैरो ओपनिंग रहेगी इस तरह से। ये हमारी हॉलो कैविटी बन गई और इसमें एक नैरो ओपनिंग आ गई, ठीक है। लाइक दिस। अब इस नैरो ओपनिंग के बिल्कुल सामने एक शार्प एज होगा और जो भी रेडिएशन इस नैरो ओपनिंग से अब इस कैविटी के थ्रू एंटर करेंगी वो शार्प एज पे फॉल करेंगी और वो रेडिएशन परमानेंटली इस कैविटी के अंदर लॉक हो जाएंगी, ठीक है। सो एक तरह से जो हम कह रहे हैं कि एक ऐसी बॉडी जो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। सो ये कैविटी में अब हर तरह जो भी रेडिएशन हम इसमें भेज रहे हैं वो इसी कैविटी में लॉक होके रह जाएगी, इस कैविटी से वो बाहर नहीं जा सकती। सो ये जो कैविटी है ये एक तरह से हमारी ब्लैक बॉडी को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इस कैविटी के अंदर की जो कोटिंग है, ये जो कोटिंग होगी, इस कोटिंग को डार्क लैम्प ब्लैक से कोट किया गया है ताकि कोई भी रेडिएशन यहाँ से बाहर ना जा सके और सारी की सारी रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। और जब ये सारी की सारी रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी तो एब्जॉर्ब होने पे ये एक टेम्परेचर मेंटेन करेंगी। लेट टी टेम्परेचर यहाँ पे ये मेंटेन कर रही है और जो एटम होंगे इनसाइड द कैविटी वो ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएशंस को एमिट भी करेंगे, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर। नाउ ये कैविटी एक ऐसी बॉडी बन रही है जो एक गुड एब्जॉर्बर भी है, जो इसमें हमने रेडिएशन डाली वो सारी की सारी रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो रही हैं और यही एब्जॉर्ब होने पर जो एटम रेडिएशन इमिट भी यहाँ पे कर रहा है हमारे पास, ठीक है। सो इस कैविटी में हमारे पास रेट ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सो रेट ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो इक्वल रेट ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन इस कैविटी में डेवलप हो रहा है वो इस कैविटी को एक ब्लैक बॉडी से रिजेंबल कर रहा है। सो ये दिस कैविटी is act as a black body and the radiation emit equal rate of radiation emit and absorbed by this cavity is called black body radiation. Black body radiation. So ये था हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। प्रैक्टिकली हम किस तरह से प्रैक्टिकल पर्पस से हम किस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी कर सकें बाय मींस ऑफ द कैविटी। अब एक और इसमें कंसेप्ट है फोटोन गैस का। फोटोन गैस। सो फोटोन गैस से यहाँ पे क्या मीनिंग है? बेसिकली अगर हम क्लासिकली अगर हम रेडिएशंस की बात करें, रेडिएशंस, सो क्लासिकली थ्योरीज ये प्रिडिक्ट करती हैं जो हमारी रेडिएशंस होती हैं ये कंटिन्यूस एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी की फॉर्म होती हैं जिनका रेंज होता है 0 टू इन्फिनिटी। ये क्लासिकली प्रेडिक्शन है, क्लासिकली थ्योरी से प्रेडिक्शन है कि जो हमारी एनर्जी है वो कंटिन्यूसली फॉर्म्स रहती हैं, उनका रेंज कंटिन्यूस रहता है 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन आफ्टर प्लैंक्स स्टडी, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्लैंक्स
थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो हमारे पास थ्योरी डेवलप हुई रेडिएशंस की, उसमें प्लैंक्स ने कंसेप्ट दिया पैकेट्स ऑफ एनर्जी का, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और हम कह सकते हैं बंडल्स ऑफ एनर्जी। सो प्लैंक्स ने अपनी थ्योरी में कहा कि जो लाइट रेडिएशन हैं वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किसी रेंज में नहीं है, और ना ही उनका रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, वो तो पैकेट्स की फॉर्म में है, बंडल्स की फॉर्म में है, और हर एक बंडल एक क्वांटम ऑफ एनर्जी को कैरी करता है, और वो जो बंडल ऑफ पैकेट्स जो एनर्जी कैरी करते हैं ई, वो है एच न्यू के बराबर। अगर उसमें एन नंबर ऑफ बंडल्स हैं तो उसकी टोटल एनर्जी ई एन एन एच न्यू के बराबर होगी। इसी तरह से इसमें जितने भी एनर्जी के पार्टिकल होंगे जो एनर्जी कैरी कर रहे होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे E1, E2 सो ऑन अप टू En क्वांटम स्टेट में। सो ये थ्योरी कहती थी, प्लैंक्स की थ्योरी, प्लैंक्स की थ्योरी ये बिलीव करती है बेसिकली कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो बंडल्स ऑफ एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी जो है, क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स जो हैं जो जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं वो कितनी एनर्जी कैरी कर रहे हैं, एच न्यू एनर्जी कैरी कर रहे हैं। अगर उसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो वो एनर्जी होगी एन एच न्यू हमारे पास होगी। और प्रैक्टिकली क्वांटम थ्योरी में ये प्रूफ भी हुआ कि प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है वो एक्चुअल में वैलिड है, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस एनर्जी थ्योरी जो क्लासिकली हम प्रेडिक्ट करते थे, जिसका रेंज था 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो ये जो क्वांटम ऑफ एनर्जी थी, क्वांटम ऑफ एनर्जी थी जो बंडल्स थे, जो एनर्जी एच न्यू कैरी कर रही है, अगर हमारे पास ये क्वांटम ऑफ एनर्जी लार्ज स्केल में, अगर किसी पर्टिकुलर चैम्बर में, जैसे एक पर्टिकुलर कैविटी में, एक गैस चैम्बर में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, गैस पार्टिकल्स, तो अगर हम कैविटी की बात करें तो इस कैविटी में अगर हमारे पास ये रेडिएशंस हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, और हर रेडिएशन में जो क्वांटम ऑफ एनर्जी बंडल्स हैं, अगर हम उन्हें कंपेयर करें गैस पार्टिकल्स के साथ, तो इस क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम फोटोन गैस भी बोल सकते हैं, फोटोन गैस। ठीक है, सो बेसिकली फोटोन गैस को कंपेयर किया गया हुआ है हमारी आइडियल गैस के साथ, जो कि हम मॉलिक्यूल्स के केस में या गैस पार्टिकल्स के केस में हम लेते हैं। यहाँ पे हमने जो हमारे फोटॉन्स हैं, जो डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ एनर्जीज हैं, उसे हमने किसी कैविटी में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उन डिस्क्रीट पैकेट्स, डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी को हम, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक बंडल्स की कुछ एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है, E1, E2 सो ऑन अप टू En। सो ये जो एनर्जी बंडल्स हैं इन्हें हम फोटोन गैस की फॉर्म में देखते हैं जब ये कलेक्टिवली किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम डिफरेंशिएट करें इन फोटोन गैस को हमारे आइडियल गैस से, सो क्या डिफरेंशिएशन होगी इनकी। सो डिफरेंशिएट अगर हम इन्हें करते हैं तो हमारी जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस हमारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कंपोज होती है, जो कि हमारे मटेरियल पार्टिकल्स रहते हैं। आइडियल गैस में मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं हमारे, लेकिन फोटोन गैस में जो फोटॉन्स होंगे वो कंपोज होंगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे किसी तरह का हमारे पास गैस पार्टिकल नहीं है, किसी तरह का मॉलिक्यूल नहीं है, ये किसी तरह का एटम नहीं है, इट इज़ जस्ट दी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये जस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिसे हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम कह रहे हैं कि ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है एक स्मॉल से स्टेट में, जिसे हम फोटोन गैस कह रहे हैं। बट आइडियल गैस के केस में वहाँ पे एक्चुअल में मॉलिक्यूल
प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, यहाँ पे एनर्जी बंडल्स हैं हमारे पास। सेकेंड डिफरेंस जो है हमारे पास वो ये है कि आइडियल गैस हमारी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करती है। स्टैटिस्टिक्स अगर हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हम अप्लाई करेंगे आइडियल गैस के केस में। लेकिन फोटोन गैस के केस में हमें बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज जो हमारे फोटॉन्स होते हैं ये हमारे बोजोन होते हैं, बोजोन पार्टिकल होते हैं और इनका हमारे पास इंटेग्रल स्पिन रहता है। इसी तरह से जो हमारे आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनका नॉन जीरो रेस्ट मास होता है, मतलब दे पोजेस सम रेस्ट मास। लेकिन जो हमारे फोटॉन होते हैं अगर ये रेस्ट में आ जाएं तो इनका रेस्ट मास जीरो हो जाता है, सो दे हैव जीरो रेस्ट मास। आल्सो जो हमारे आइडियल गैस रहती है उसमें आइडियल गैस मॉलिक्यूल आर अज्यूम टू बी डिस्टिंग्विशेबल, सो आइडियल गैस को हम डिस्टिंग्विश एबल करेंगे, ये डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे फोटॉन्स हैं ये एनर्जी के पैकेट्स हैं और एनर्जी को हम डिफरेंशिएट, सेम पार्टिकल की एनर्जी को एक से दूसरी एनर्जी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो सब एक जैसी ही होंगी। सो दीज आर इनडिस्टिंग्विशेबल। सो जो हमारे फोटॉन्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, बट हमारे जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं। ओके, सो द टोटल मॉलिक्यूल इन एन आइडियल गैस आर कांस्टेंट इन नंबर। आल्सो जो हमारे टोटल मॉलिक्यूल रहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं समीशन ऑफ DNI, वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है इसे तो कांस्टेंट की जगह ये ज़ीरो रहेगा हमारा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमारे गैस पार्टिकल रहते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे या उनका जो एवरेज सम होगा वो ज़ीरो हो सकता है। लेकिन नंबर ऑफ कैविटी में जो नंबर ऑफ बंडल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो इमिट हो रहे हैं या जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं या टोटल नंबर्स जो हैं एनर्जी बंडल्स जो हैं यहाँ पे बोज फोटॉन गैस के केस में वो हमारे पास कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकते। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो ज़ीरो के बराबर भी नहीं हो सकते। सो दीज आर द सम डिफरेंस बिटवीन our ideal gas and the photon gas. So this is the one of the application of the Bose-Einstein statistics. With this application of Bose-Einstein statistics, we can study the black body radiation and we can create the concept of photon gas. And finally, we see that the difference between the photon gas and the ideal gas. Hopefully you should be able to understand this topic. Next we discuss the second application of the Bose-Einstein statistics, that is Planck's law, derivation of Planck's law using the Bose-Einstein statistics. Okay.